हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू लीगल पीडिया। तो गाइस, आजकल आप सब लोग न्यूज़ में देख ही रहे होंगे कि ईडी ने इस पॉलिटिशियन के घर पे रेड कर दी, इस पर्सन को अरेस्ट कर लिया एंड कुछ बड़े पॉलिटिशियन से भी पूछताछ चल रही है मनी लॉन्ड्रिंग केस में। इन सभी चीज़ों को लेकर बहुत से लोग बोल रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ईडी की पावर्स का मिसयूज कर रही है एंड इनोसेंट को परेशान कर रही है। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ईडी है क्या, उससे क्यों और कब बनाया गया एंड साथ ही ईडी की पावर्स एंड फंक्शंस क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली एक जजमेंट पास किया जिसमें कोर्ट ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 एंड जुरिस्डिक्शन ऑफ ईडी को अपहेल्ड करते हुए कहा गया कि एनफोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट ECIR कैन नॉट बी इक्वेटेड विद एन FIR एंड द सप्लाई ऑफ ECIR टू द अक्यूज्ड इज नॉट मैंडेटरी। इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बताया कि वाइल सेक्शन 45 ऑफ द PMLA यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट deals with the aspects of offenses to be cognizable and non-bailable. Section 436A of the CRPC deals with the maximum period for which an under trial prisoner can be detained. लेकिन ये ईडी है क्या? द डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट ईडी एक वर्सटाइल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम है टू फिस्कल लॉ को इम्प्लीमेंट करना। पहला है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 जिसे फेमा भी बोलते हैं एंड दूसरा है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 जिसे PMLA भी कहा जाता है। ईडी को एस्टेब्लिश किया गया था मई 1956 में, तब इसका नाम एनफोर्समेंट यूनिट रखा गया था। ये ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंडर आती है एंड उस टाइम इसका काम था एक्सचेंज कंट्रोल लॉज के वायलेशन को हैंडल करना जो आता था अंडर फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947 या फिर फेरा। एक साल बाद इसका नाम एनफोर्समेंट यूनिट से बदलकर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट रख दिया गया। ईडी का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है जिससे हेड करते हैं IRS संजय कुमार मिश्रा। ईडी के 5 रीजनल ऑफिसेज, 16 जोनल ऑफिसेज एंड 13 सब जोनल ऑफिसेज ऑल ओवर इंडिया में हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ डायरेक्टरेट 1960 में ईडी की एडमिनिस्ट्रेटिव पावर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स से डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू को ट्रांसफर कर दी गई थी। Today, the Directorate of Enforcement functions under the Department of Revenue, Ministry of Finance. आइए अब ईडी के ऑब्जेक्टिव्स पे भी थोड़ी सी नजर डालते हैं। Enactment of FEMA and PMLA. फेरा 1947 को रिपील करके फेरा 1973 लाया गया था, लेकिन बाद में उसको भी रिपील करके फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 यानी फेमा केम इनटू इफेक्ट। इन लाइन विद द इंटरनेशनल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रिजाइम, The Prevention of Money Laundering Act 2002 PMLA was enacted. इन दोनों एक्ट से ईडी के ऑफिसर्स को क्या क्या पावर्स दी गई है। ईडी enforces 2 laws, FEMA and PMLA. FEMA is civil law. It has quasi-judicial powers to investigate suspected contraventions of the exchange control laws and regulations and impose penalties on those who adjudged guilty. PMLA is a criminal law wherein the officers concerned have the powers to conduct inquiries to locate, provisionally attach or confiscate assets derived from acts of the scheduled offences besides arresting and prosecuting the money launderers. Basically seize कर सकते हैं कोई भी assets। आइए अब देखते हैं functions of ED क्या क्या है। Number 1, to investigate infringements of the provisions of FEMA that came into effect in 2000. फेमा एक्ट का जो वायलेशन करता है उसको जितना अमाउंट का स्कैम उसने किया है उसका अप टू 3 टाइम्स उसको एज अ पेनल्टी देना पड़ सकता है। नंबर 2, ईडी ऑल्सो इन्वेस्टिगेट्स ऑफेंसेस अंडर PMLA दैट केम इनटू फोर्स इन 2005। अगर क्राइम एक शेड्यूल्ड ऑफेंस है तो जो कंसर्न्ड ऑफिसर है वो प्रॉपर्टी को सीज कर सकता है एंड कैन प्रोसिक्यूट द इंडिविजुअल और इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व्ड। नंबर 3, ईडी under Fugitive Economic Offenders Act 2018 can process the case on those who have disappeared from India, जैसे कि विजय माल्या और नीरव मोदी जो स्कैम करके देश छोड़ के भाग गए। नंबर 4, ED can also take upon the cases related to prevention detention under the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act 1974 in regard to the contraventions under FEMA. नंबर 5, ईडी फॉरेन कंट्रीज के साथ मिलकर भी काम करता है इन मैटर्स रिलेटेड टू मनी लॉन्ड्रिंग एंड रेस्टिट्यूशन ऑफ एसेट्स अंडर द प्रोविजंस ऑफ PMLA।
आइए अब देखते हैं पावर्स ऑफ ईडी विद रेलिवेंट केस लॉज। नंबर 1, सेक्शन 48 एंड 49 ऑफ द पीएमएलए एम्पावर द ईडी ऑफिसर्स टू इन्वेस्टिगेट केसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। इससे रेलिवेंट केस लॉ है सुमन सहगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें कहा गया था कि सेक्शन 37(3) of FEMA does not refer to any express provisions of the Income Tax Act. The only conclusion which can be therefore logically read is that there is no precondition that any proceeding ought to be pending against a particular or specified individual, nor is the prerequisite for the exercise of such power dependent upon the existing judicial proceedings. As long as there are certain matters under the investigation of the concerned authority, it can invoke the power under section 37 subsection 3 of FEMA. सेक्शन 37 सबसेक्शन 3 ऑफ फेमा बात करता है ईडी की पावर से रिगार्डिंग कि वो कब कब इन्वेस्टिगेशन कर सकती है फेमा में। नंबर 2, ईडी कैन समन एन इंडिविजुअल हुज अटेंडेंस इज एसेंशियल वेदर टू गिव एविडेंस और टू प्रोड्यूस एनी रिकॉर्ड्स ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन और प्रोसीडिंग्स। इससे रेलिवेंट केस लॉ है टीटीवी दीनाकरण वर्सेस एनफोर्समेंट ऑफिसर ऑफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। इसमें कोर्ट ने कहा था कि व्हेन देयर इज सस्पिशन about the involvement of the petitioner in any of the transactions which are prohibited under the FERA Act, it is upon the authorities to summon the individual for inquiry. Since the documents are about the individual, it cannot be said that investigation has no nexus with the documents pulled from the petitioner. When an investigation is commenced, the authorities cannot conclude about the involvement or the non-involvement of any person until the inquiry is completed. During the inquiry, if the authorities get the information concerning the involvement of any other individual, those individual or individuals can also be summoned by the concerned officer to complete the inquiry. When section 40 subsection 4 of the FERA Act specifically mentions that the proceedings taken by the authorities are judicial, it is not open to the petitioner to challenge the summons issued under the said proceedings as ab initio void. The petitioner cannot claim any right under Article 21 of the Constitution of India and Section 24 of the Evidence Act as he is not an accused. तो गाइज ये डिटेल थी इन रिगार्ड टू ईडी इज कंसर्न। अब ये आप खुद सोच सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ईडी का मिसयूज कर रही है या नहीं। मैंने इस वीडियो में ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट और ना ही ओपोजिशन के बारे में बात करी। आई हैव जस्ट शोन यू द रियलिटी कि ईडी क्या है, उसके पास पावर्स क्या क्या है, उसकी फंक्शंस क्या क्या है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड मेरे को इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हो आप सभी लोग, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। एंड अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में जाके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो गाइस मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।